वेलकम टू इन डार्क 33। स्वागत है इन डार्क 33 के श्रोताओं। आज हम सुनने जा रहे हैं दो रोमांचक घटनाएं। पहली कहानी एक भावनात्मक लेकिन डरावनी अनुभव की है और दूसरी एकदम सिहरन भरी भूतिया घटना। उम्मीद है कि आप इन कहानियों के लिए उत्साहित हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेरे दादाजी की जिंदगी से। मेरे दादाजी कई भाई बहनों में से एक थे। उनकी संख्या यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि उनकी बड़ी भाभी, जिन्हें सब रंगादी कहते थे, ने दादाजी को बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला था। दादाजी बाद में डाक की डाइविंग सुपरवाइजर की नौकरी पर लगे। बहुत कम उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जहाज पर काम शुरू कर दिया। यह घटना 1950 के दशक की है, यानी देश के आजाद होने के कुछ साल बाद की। उस वक्त दादाजी कुंवारे थे। नौकरी के चलते वे देश विदेश की तमाम जगहों पर गए। घर वाले उनके नाम से गर्व करते थे, क्योंकि उस जमाने में बिलायत फेरत लड़का होना मतलब थोड़ा ज्यादा सम्मान। एक बार नौकरी से लौटते वक्त कुछ अजीब हुआ। दादाजी जहाज के पिछले हिस्से पर खड़े थे, जिसे कंबली स्टैंड कहते हैं। जहाज उस वक्त हल्दिया बंदरगाह पर लगाया जा रहा था। अचानक उनकी नजर पानी पर पड़ी। एक लाश उल्टी होकर तैर रही थी। मन में ख्याल आया, अरे अरे ये क्या? ये किसकी लाश है? इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? ऐसा सोचने की वजह भी थी। रंगादी के घने बालों का गुच्छा, जो वो हाथों से खोपे में सजाती थीं, उनकी साड़ी का नक्शा और गहने, ये सब दादाजी के लिए बहुत परिचित थे। उस लाश को देखकर उन्हें लगा जैसे ये रंगादी हों। उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। फौरन जहाज से उतरकर एक मोटरसाइकिल पकड़ी और पास के लॉक गेट तक पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर और बड़ा झटका लगा। वहां के स्थानीय डोमों से पूछा तो उन्होंने कहा, पिछले कई महीनों से यहां इंसान तो क्या, किसी जानवर की लाश भी नहीं बहकर आई, जबकि दादाजी ने साफ साफ एक लाश को तैरते देखा था। अगले दिन वे घर लौट आए। घर वालों से रंगादी के बारे में पूछा तो पता चला कि हफ्ते भर पहले रंगादी ने किसी से झगड़ा करके बिना कुछ बताए रात के अंधेरे में एक जोड़ी कपड़ों के साथ घर छोड़ दिया था। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने भी तलाश की, पर कुछ नहीं मिला। इस घटना को दादाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें लगा उनकी प्यारी रंगादी अब कभी नहीं लौटेंगी। इसके बाद वे 3 महीने के लिए सूडान चले गए। लौटने पर उनकी शादी तय हो गई। अब बात करते हैं मेरी दादी की। दादी का मायका शियालदा के पास था, जिसे आजकल संतोष मित्र स्क्वायर कहते हैं। शहर में पली बड़ी होने की वजह से वे भूत या अलौकिक चीजों पर कभी यकीन नहीं करती थीं। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनके साथ जो हुआ, उसके लिए वे तैयार नहीं थीं। उस वक्त मेरा जेठा छोटा था, मेरी बुआ दादी की गोद में, और पिताजी का जन्म अभी नहीं हुआ था। दादाजी ने परिवार को वक्त देने के लिए देश में ही पोस्टिंग ले ली। इसी बीच रंगादी के पति का देहांत हो गया और उनके नीचे वाले कमरे को ताला मारकर बंद कर दिया गया। दादी ऊपर के कमरे में रहती थीं। एक सर्दी की रात को दादाजी देर से घर लौट रहे थे। उस इलाके में रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। दादी इंतजार करते करते सो गई थी। अचानक बंद दरवाजे पर जोर की ठोकर से उनकी नींद टूट गई। नीचे से दादाजी की आवाज आई, अरे कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, खोल क्यों नहीं रही हो? सो गई थी क्या? ठंड में बाहर खड़ा हूं। लेकिन दादी के दिमाग में सवाल उठा, दादाजी नीचे चिल्ला रहे हैं तो ऊपर के दरवाजे पर ठोकर कौन मार रहा था? डरते डरते उन्होंने हियारिकेन उठाया और दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मुख्य दरवाजा खोलने से पहले उनकी नजर रंगादी के कमरे की खिड़की पर पड़ी। जो देखा उससे उनका शरीर ठंडा पड़ गया। रंगादी खिड़की की सलाखें पकड़े खड़ी थीं और एकटक उनकी ओर देखते हुए बोल रही थीं, "का कब से बाहर खड़ा है बहू? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई?
दादी उस खिड़की की ओर देखते हुए डर से कांप रही थीं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मुख्य दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही वे बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो दादाजी की पुकार और पानी के छींटों से। होश में आते ही दादी ने कहा, रंगादी खिड़की पर खड़ी थी, मुझे डरा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर से दरवाजे पर ताला लगा था और घर की सारी खिड़कियां भीतर से बंद थीं। बिना दरवाजा खोले या खिड़की तोड़े किसी का अंदर आना नामुमकिन था। फिर भी दादी को तसल्ली देने के लिए दादाजी अंदर गए और सब कुछ चेक किया, लेकिन कहीं कुछ खुला नहीं था। सारी खिड़कियां पहले की तरह बंद। दादाजी बोले, तुमने शायद कुछ गलत देखा होगा। ये कहकर उन्होंने बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये घटना दबाने वाली नहीं थी, जो उन्हें तब समझ नहीं आया। हमारे घर में कभी दुर्गा पूजा होती थी। कुछ वजहों से वो बंद हो गई। बाद में दादाजी की दी हुई जमीन पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा शुरू हुई। पूजा के दौरान जो ठाकुरमशाई होते थे, वे कुछ दिन हमारे घर ठहरते थे। एक बार उन्हें रंगादी के उसी बंद कमरे में सुलाया गया। यकीन नहीं करोगे, सारी रात ठाकुरमशाई एक पल भी सो नहीं पाए। कभी तकिया खींच लिया जाता, कभी चादर उतार दी जाती। सारी रात ऐसी परेशानी चलती रही। एक दिन दादी ने दादाजी से कहा, सच सच बताओ, उस दिन की घटना क्या थी? जो मैंने देखा वो गलत नहीं हो सकता। रंगादी को मैंने सामने से ना देखा हो, पर मुझे यकीन है कि वो वही थी। तब दादाजी ने जो बताया वो और डरावना था। एक सर्दी की शाम, वक्त करीब 8:30 से 9 बजे का रहा होगा। दादाजी काम से लौट रहे थे। हमारे घर के पास रास्ता 2 हिस्सों में बांट जाता है। एक रास्ता जो सब इस्तेमाल करते हैं, उससे आने में 10 मिनट लगते हैं। दूसरा रास्ता बांस बागान के बीच से जाता है, जिससे सिर्फ 2-3 मिनट में घर पहुंचा जा सकता है। लेकिन बांस बागान वाला रास्ता टूटा फूटा और सुनसान होने की वजह से कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता था। फिर भी उस दिन देर होने की वजह से दादाजी ने वही रास्ता चुना। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि रास्ते पर कोई पैर फैलाकर बैठा है। मर्द था या औरत समझ नहीं आया, लेकिन वो हिल रहा था और बड़बड़ा रहा था। दादाजी ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। जवाब न मिलने पर उन्होंने साइकिल से टक्कर मार दी। तभी वो शख्स उनकी ओर झपटा। उसे देखकर दादाजी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी रंगत बर्फ जैसी सफेद थी, आंखों में पुतलियां नहीं थीं, और अधनंगा होकर वो उनकी ओर बढ़ रहा था। किसी तरह साइकिल चलाकर दादाजी घर पहुंचे और मोहल्ले के कुछ लड़कों को लेकर तलाशी की, पर कुछ नहीं मिला। दादाजी कहते थे कि इसके बाद जब भी वे उस रास्ते से जाते, मोटरसाइकिल पर कोई पीछे आकर बैठ जाता। घर के पास पहुंचते ही वो उतर जाता। तब उनकी नाक में एक जानी पहचानी खुशबू आती। उन्हें यकीन था कि उनकी प्यारी रंगादी सारा रास्ता उन्हें संभालते हुए लाती थीं। शायद इसीलिए उस दिन दरवाजा खोलने में देर होने पर रंगादी दादी को डांटने आई थीं। दादाजी ने कहा, उस कमरे को ज्यादा दिन बंद नहीं रख सकते, इसलिए वे और दादी उस कमरे में अपना सामान लेकर रहने लगे। आज वे दोनों नहीं हैं। अब उस कमरे में मेरे जेठा और जेठी रहते हैं। इसके बाद भी घर के कई लोगों ने रंगादी को कभी कभी देखा, लेकिन रंगादी का चले जाना अपने आप में एक रहस्य था। हमारे घर के आगे पीछे 2 तालाब हैं। एक बार नए मछलियों के चारे के लिए तालाब का पानी सुखाने का फैसला हुआ। पंप लगाकर पानी निकालना शुरू हुआ। रात को जब पानी लगभग खत्म होने को था, पंप से अजीब सी आवाज आने लगी। उस आवाज से दादाजी की नींद टूट गई। टॉर्च लेकर तालाब के किनारे पहुंचे तो देखा कि तालाब के उस पार दीवार के पास रंगादी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें सारी खुशी मिल गई हो। अब उनके जाने का वक्त आ गया था। दादाजी ने उन्हें आखिरी बार देखकर बच्चों से कहा, रंगादी का गया में पिंडदान करना होगा। हादसे में मौत होने की वजह से यह जरूरी है।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमने रंगादी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन ये सच है कि वे जहां भी हों हमारे परिवार को हमेशा आशीर्वाद देंगी। इस कहानी को खत्म करके मेरे मन में एक गहरा सवाल उठता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भूत मतलब नुकसान, डर, लेकिन रंगादी जैसे लोग जो हमसे प्यार करते थे, क्या वे मरने के बाद भी हमें तकलीफ देना चाहेंगे, या वे हमें संभालना चाहते हैं जैसे रंगादी ने सालों साल दादाजी की हिफाजत की? इस सवाल का जवाब तुम खुद सोचो। मेरे लिए ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, प्यार की भी है। आज की दूसरी कहानी भेजी है विधाननगर से त्रिशा ने। त्रिशा की कहानियां हमेशा कमाल की होती हैं और आज की यह घटना भी वैसी ही रोमांच से भरी है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे कहानी में चलते हैं। त्रिशा ने लिखा है, मैं विधाननगर से त्रिशा हूं। इन डार्क 33 की नियमित श्रोता होने के नाते मैं इस चैनल से गहरे तौर पर जुड़ी हूं। मेरी लिखी 4 कहानियां पहले 452, 458, 463 और 471 नंबर के एपिसोड में सुनाई जा चुकी हैं। मेरे दादाजी से सुनी 4 घटनाओं में से एक कहानी पिछले 463 नंबर के एपिसोड में सुनाई गई थी। वह कहानी श्रोताओं को बहुत पसंद आई थी और बाकी 3 कहानियां सुनाने की गुजारिश की गई थी। इसलिए आज दादाजी से सुनी दूसरी कहानी लिख रही हूं। यह घटना दादाजी के साथ नहीं घटी, लेकिन वे इसके पूरे गवाह थे। मैं इसे दादाजी की ही जुबानी बता रही हूं। दादाजी की जुबानी। यह 1965 की बात है। मेरा बचपन का एक दोस्त था, नाम सुमन। उस वक्त हमारी उम्र 14 से 15 साल के बीच होगी। यह कहानी सुमन के बाबूजी को लेकर है। सुमन के बाबूजी एक मशहूर तांत्रिक थे। लंबे बाल, गालों पर भरी हुई दाढ़ी, सिर पर झाड़ू जैसे उलझे बाल, दिखने में बिल्कुल सजा संवरा इंसान। कभी साधारण कपड़े पहनते, कभी गेरुआ वस्त्र। मोहल्ले में किसी को भूत चढ़ जाए तो सबसे पहले सुमन के बाबूजी को खबर दी जाती। वे जाते और भूत उतार देते। एक बार मोहल्ले की एक लड़की को भूत चढ़ गया। सुमन के बाबूजी को बुलाया गया। मैं और सुमन उनके पीछे पीछे उस लड़की के घर पहुंचे। वहां देखा कि लड़की को एक कमरे में जंजीर से बांध रखा था। सुमन के बाबूजी जैसे ही कमरे में घुसे, लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मर्दों की आवाज में बोलने लगी, तुम लोगों ने इसे क्यों बुलाया? इसे जाने बोलो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई मर्द एक साथ बोल रहे हों। सुमन के बाबूजी ने हमें कमरे से बाहर कर दिया। हम बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। अंदर गए तो देखा कि लड़की की आंखें खून की तरह लाल थीं। वह गुस्से में फुंफकार रही थी और बड़बड़ा रही थी। सुमन के बाबूजी ने जोर से डांटा, क्या रे, तू अब तक गया नहीं? लड़की ने मर्दों की आवाज में जवाब दिया, अब हम जा रहे हैं तांत्रिक, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे। सुमन के बाबूजी ने कहा, जा, देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। हम घर लौट आए। कुछ दिनों बाद सुमन के बाबूजी के साथ एक घटना घटी। यह बात मुझे सुमन ने बताई थी, तो अब उसकी जुबानी सुनाता हूं। सुमन ने कहा था, उस रात मैं, मां और बाबूजी सो रहे थे। रात 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। बाहर से बाबूजी के दोस्त उन्हें पुकार रहे थे। बाबूजी को मछली पकड़ने का शौक था, इसीलिए कभी कभी रात को दोस्तों के साथ मछली पकड़ने चले जाते थे। लेकिन उस दिन दोस्तों की आवाज सुनकर भी बाबूजी चुपचाप लेटे रहे। मां ने कहा, क्या हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे? वे तो तुम्हें बुला रहे हैं। बाबूजी बोले, चुप रहो, वे मेरे दोस्त नहीं हैं, वे 3 प्रेतात्माएं हैं। यह सुनकर मैं और मां डर से पत्थर हो गए और खाट पर बैठ गए। बाहर से आवाजें आती रहीं, क्या रे माधव, चल मछली पकड़ने नहीं जाएगा? देख, हम लोग बरसी लेकर तैयार हैं, सुबह हो गई तो मछली नहीं मिलेगी।
आवाज बिल्कुल मेरे रवि काका की तरह थी। फिर देखा कि बाबूजी बीड़ी का पैकेट लेकर बाहर चले गए। मैं और मां सारी रात जागते रहे। बाबूजी 4 बजे के आसपास लौटे। घर आकर मां से बोले, एक कप चाय बना दो, फिर सब बताता हूं। चाय पीते हुए बाबूजी ने कहा, जिस लड़की का भूत उतारा था उस पर 3 आत्माएं चढ़ी थीं। उन्हें भगाने की वजह से वे मुझे मारने आए थे। बाहर गया तो कोई नहीं दिखा। तालाब के किनारे बीड़ी जलाने लगा, तभी 3 मर्दों की आकृतियां दिखीं। वे मुझे देखकर खुश हुए और बोले कि मेरी गर्दन मरोड़कर मुझे मार डालेंगे, लेकिन वे मुझे छू भी नहीं सके। मैंने उन्हें तालाब के पास ताल के पेड़ पर मंत्र से लाल पोटली में बांधकर रख दिया। अगली अमावस्या को वह पोटली तालाब में फेंक दूंगा। सुमन, दोपहर को दोस्तों के साथ जाकर वह पोटली देखाना। अगले दिन मैं, सुमन और कुछ दोस्त उस पोटली को देखने गए। इसके 3-4 साल बाद सुमन के बाबूजी का देहांत हो गया। सुमन मेरा पक्का दोस्त था, इसीलिए मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान गया। वहां जो देखा उसे अपनी आंखों से न देखता तो यकीन करना मुश्किल था। श्मशान में सुमन के बाबूजी का शरीर जलाने की तैयारी चल रही थी। सुमन की मां पत्थर की तरह बैठी थी, न रो रही थी न कुछ बोल रही थी। सारी रस्में निभाकर सुमन ने मुंह में आग दी। आमतौर पर 15 से 20 मिनट में शरीर जलने लगता है, लेकिन सुमन के बाबूजी का शरीर 30 मिनट तक भी नहीं जला। 1 घंटा बीत गया, फिर भी कुछ नहीं जला। सुमन ने 3 बार मुंह में आग दी, पर कोई असर नहीं। श्मशान में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, जरूर बहुत पाप किया होगा। कोई बोला, शरीर में प्रेत घुस गया है। 2 घंटे बाद भी शरीर वैसा ही था। भीड़ जमा हो गई। तभी 4 तांत्रिक आए और बोले, इसकी जांघ में एक चराल की हड्डी है, उसे काट कर निकालो वरना यह शरीर कभी नहीं जलेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ हैरान हुए। अचानक सुमन की मां चीख पड़ी, हां, इसकी जांघ में चराल की हड्डी है, काट कर निकालो। चराल यानी चंडाल जाति, जिन्हें पुराने जमाने में नीच माना जाता था। तांत्रिकों में यह रिवाज था कि चराल की हड्डी शरीर में रखने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय भगवान के। सुमन के बाबूजी की जांघ काटी गई तो उसमें से एक जोड़ी लंबी हड्डियां निकली। सबके होश उड़ गए। तांत्रिकों ने कहा, इसे गंगा में फेंक दो। हड्डी फेंकने के बाद एक तांत्रिक ने सुमन की मां से कहा, मुझे आधे घंटे के लिए आपके पति का शरीर चाहिए। वे शुभ तिथि में मरे हैं और चराल की हड्डी की वजह से सिद्ध पुरुष थे। सुमन की मां तैयार हुई, पर बोली, सबके सामने करना होगा। तांत्रिकों ने मृत शरीर के सामने गोल घेरा बनाकर बैठ गए। लकड़ियां जलाईं और मंत्र पढ़ने लगे। एक तांत्रिक ने अपना हाथ काटकर खून तांबे के पात्र में जमा किया, उसमें सुपारी मिलाई। दूसरा तांत्रिक मृत शरीर की छाती पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद सुमन के बाबूजी का मृत शरीर अकेले ही उठकर बैठ गया। आंखें खोलीं, सांस लेने लगे। लाल आंखों और भारी आवाज में बोले, क्या हुआ रे? मुझे नींद से क्यों जगाया? मरने के बाद भी चैन नहीं दे रहा। सब डर से कांप उठे। तांत्रिकों ने कहा, हमारी मदद करें। सुमन के बाबूजी बोले, ठीक है, कुछ खाने को दे। उन्हें खून और सुपारी का पात्र दिया गया। उन्होंने तृप्ति से खाया और कहा, आह, शांति मिली। अब बोल, क्या दिक्कत है? तांत्रिकों ने सवाल शुरू किए। अमुक के घर में क्या है? गुप्त धन कहां छिपा है? ऐसे कई सवाल। सुमन के बाबूजी जवाब देते गए, तांत्रिक लिखते गए। आधे घंटे बाद वे फिर लेट गए। तांत्रिकों ने कहा, अब सत्कार कर दो। सुमन के घर वाले पहले डरे, पर तांत्रिकों की बात मानकर शरीर को चिता पर रखा। सुमन ने फिर मुंह में आग दी। जो शरीर 2 घंटे नहीं जला, वह कुछ ही देर में राख हो गया। हम घर लौट आए। यह अनुभव जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस कहानी को सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया। एक मृत शरीर उठकर बैठ जाए और बात करे, यह कल्पना से भी परे है।
त्रिशा, तुम्हारी यह कहानी गजब की है। तांत्रिकों का रहस्य और सुमन के बाबूजी की ताकत ने मुझे सोच में डाल दिया। ऐसी घटना आंखों के सामने हो तो क्या करता, सोच भी नहीं सकता। त्रिशा, और कहानियां भेजकर हमें समृद्ध करो। आज की कहानियां यहीं खत्म होती हैं। रंगादी का रहस्य और तांत्रिक का अजीब अनुभव, दोनों कहानियों ने हमारे मन में ढेर सारे सवाल और डर मिश्रित उत्साह छोड़ दिया। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ आप कहां से सुन रहे हैं और क्या महसूस हुआ। इन डार्क 33 के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। अगर आपके पास अपनी कोई घटना या सुनी हुई कहानी हो तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक डर के साथ रहो और रात के अंधेरे में थोड़ा सावधान रहो। सब ठीक रहें। फिर मिलते हैं।